हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से कि हम आपके सामने हाजिर हैं 5 MCQs के साथ 2024 के 5 MCQs क्लास 10th मैथमेटिक्स के। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस एज 2, 3 और 5 इज। ठीक है, 2 डाइस को रोल किया गया, दोनों डाइस में जो नंबर आएंगे उनका सम क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से चेक करते हैं ना। वैसे तो 2 डाइस अगर है हमारे पास तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 36 होंगे, है ना। ठीक, तो अभी हम चेक करते हैं। मान लो पहले डाइस में अगर 1 है तो दूसरे डाइस में 1 आना चाहिए, तभी तो इनका सम 2 होगा। ठीक, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें कि दोनों डाइस में जो भी नंबर आएंगे उनका सम 2 आए। ठीक है, 3 के लिए चेक करते हैं। अगर मान लो पहले डाइस में 1 है तो दूसरे में क्या आना चाहिए? 3 आने के लिए सम 2 होना चाहिए। ठीक, क्या ये चीज 2 के साथ भी हो सकती है? मान लो अगर पहले डाइस में 2 है तो फिर दूसरे डाइस में क्या आना चाहिए? सम 3 आने के लिए 1 आना चाहिए। इनका सम 3 है, इनका सम 3 है। ठीक है, देखो यहां सम 2 आ रहा है, यहां सम 3 आ रहा है, यहां सम 3 आ रहा है। 3 सम आने का और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि देखो अगर पहले डाइस में अगर 3 आ गया तो दूसरे डाइस में क्या 0 आएगा? सम 3 होने के लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। 5 के लिए चेक करते हैं। मान लो अगर पहले डाइस में 1 आता है तो दूसरे में क्या आना चाहिए? 4, तभी तो इनका सम 5 आएगा। मान लो पहले में 2 आता है, पहले डाइस में क्या नंबर आता है? 2, तो दूसरे में क्या आना चाहिए? 3, क्योंकि तभी इनका सम क्या होगा? 5। पहले में अगर 3 आ रहा है तो दूसरे में क्या आना चाहिए? 2, तभी तो इनका सम क्या होगा? 5। और क्या हो सकता है? मान लो 4 है पहले में तो दूसरे में क्या आना चाहिए? 1, तभी इनका सम जो है वो 5 आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज इतनी है ना। अब देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो थे वो तो 36 है। ठीक, और यहां फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 7। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए 7/36। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2,0, है ना। एक सर्कल है, ठीक, सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पर है? 2,0 पर है, 2,0। सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है। ठीक है, इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर, एक डायमीटर का जो एंड है वो 6,0 पर है। मान लो देखो डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स है, ठीक, तो एक एंड पॉइंट जो है वो 6,0 दिया है। क्या फाइंड करना है? देन दी अदर एंड इज एट, मतलब दूसरा एंड जो है वो कहां पर है ये हमें फाइंड करना है। मान लो कि ये ए कॉमा बी पर है। हमने क्या माना कि दूसरा एंड कहां है? ए कॉमा बी पर। अब देखो सेंटर जो है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। मतलब 6 + a/2 = 2। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है मिड पॉइंट का, x1 + x2/2। ठीक है, y1 + y2/2, तो वो फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई किया है ना। तो 6 + a/2 और दूसरा क्या होगा? 0 + b/2 = क्या है? 0। अब देखो चेक करते हैं ना, 2 × 2 4 हो गया, 6 + a = 4। अब ये 6 उधर जाएगा तो 4 - 6 मतलब कितना हो गया? a आया -2। ठीक, हालांकि अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो -2 जो है वो ऑप्शन सी में मिल रहा है, बाकी किसी में भी -2 नहीं है। फिर भी कंफर्म करने के लिए हम b निकाल लेते हैं ना। 2 × 0 0, मतलब b की वैल्यू 0 होगी, मतलब आपका -20 जो है ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना। तो मतलब कि ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको 2 लाइंस दिख रही है। ठीक है, अब आपको ये ग्राफ देख के आपको बताना है कि ये लाइंस जो है वो लीनियर इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन को शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, है ना। कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लाइंस है वो एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, है ना। और अगर आप इस कर्व को देखें ध्यान से, है ना, तो अगर आप इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है कि
आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी, मतलब यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन है मतलब कि कंसिस्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये कंसिस्टेंट विद इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक, इसको तो आप छोड़ ही दो। तीसरा जो है इनकंसिस्टेंट है, ये भी दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इनकंसिस्टेंट कब आता है, क्योंकि जब पैरेलल लाइन मिलती है ना। कंफ्यूजन कहाँ होता है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में देखो क्या है, इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस, है ना। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि इनकंसिस्टेंट है फिलहाल, लेकिन हम अगर उन लाइंस को आगे बढ़ा दें, है ना, जैसे कि हमने यहाँ बताया आपको, मैंने आपको बताया ना कि लाइंस को हम आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो इसमें लिखा है कि इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर हम वो लाइन को आगे बढ़ाएं तो वो वहां पर देखो क्या लिखा है, बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस, मतलब कि अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कंसिस्टेंट बन जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ पैरेलल लाइन, है ना। इनकंसिस्टेंट, देखो यहाँ क्या लिखा है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन है और फिर बोल रहे हैं कि अगर हम इस लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो ये कंसिस्टेंट बन जाएगा। तो क्या पैरेलल लाइन को मैं कितना भी आगे बढ़ा दूं तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो कभी कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है ना। बट कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है इस ऑप्शन में, है ना। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन ए, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है, सीधी सी बात है ना। इनकंसिस्टेंट को कभी हम कंसिस्टेंट नहीं बना सकते, है ना, सीधी सी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 2/3 देन वैल्यू ऑफ कॉट ए इज, है ना। साइन ए की वैल्यू दी है, कॉट ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो साइन ए का फॉर्मूला जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब परपेंडिकुलर जो है वो 2 हो गया समझ लो, ठीक है। हाइपोटेनियस जो है वो 3 हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5, है ना। 4 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √5, मतलब बेस जो है वो √5 है। अब देखो कॉट ए जो है ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आया, √5, ठीक। परपेंडिकुलर कितना था, 2 था, तो इसका आंसर आ गया √5/2। ये कॉट ए की वैल्यू है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है किसी इवेंट का। तो देखो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो भी वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक की होती है ना, मतलब 0 से लेकर 1, है ना। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इनकी बीच की वैल्यूज भी जो है वो प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट हो सकती है ना। लेकिन कभी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आ सकती और 1 से कभी बड़ी भी नहीं हो सकती। तो देखो सीधी सी बात यह है कि जब भी हम फ्रैक्शन में अगर हम कंसिडर करेंगे तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, प्रोबेबिलिटी के केस में, है ना। तो चेक करते हैं हम, तो देखो 0.89 ये 0 और 1 के बीच में है ना, तो ये तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है ना। 52% अगर हम बोले तो इसका मतलब 52/100 है ना, ठीक। 1/13 बोले अगर हम, तो 1/13% बोलेंगे तो ये भी जो है ये 1/1300, मतलब ये भी पॉसिबल है ना, ये भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है। ऑप्शन डी अगर हम देखें तो 1/0.89, देखो डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 100, है ना, मतलब 100/89। अब आप चेक करो कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, और न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, ये जो है ये 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी में हमेशा 0 से 1 तक की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन डी जो है ये इस क्वेश्चन का
आंसर है ना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की, ठीक है। बाकी सारी जो है ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है।